बेटे इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, थोड़ी सी नर्वसनेस फील होगी पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम का टाइम है, कुछ भी ऐसा मेन पार्ट नहीं रह गया है। मैं कुछ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा नर्वसनेस कम होगी। उसमें आपको कोई नई लर्निंग का हम प्रेशर नहीं डालेंगे, सिर्फ एक पीजीबीपी का डेप्रीसिएशन हम ऑप्शनली अपडेट करेंगे। अब हमारे पास कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर हमारे कोर्स में लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करके एक टॉपिक है और उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कभी 5 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, तो वो थोड़े से पैनिक्ड हैं। 2-3 टॉपिक को लेकर के आप पैनिक हैं, तो मैं 2-3 टॉपिक्स का आपको छोटा वीडियो डालूंगा और इसमें कोई लर्निंग नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, अपनी कन्वीनियंस से सुन लीजिएगा। हमने इनकम टैक्स पढ़ते हुए बहुत गहराई से बातें पढ़ी और हमने कई सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी पढ़े हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपसे एग्जाम में हो सकता है कि पूछे जाएं। तो मैं चलता हूं और मेरे पास ये बुक है गिरीश आहूजा जी की, क्योंकि सिंघानिया जी की बुक में मुझे लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस नाम का कोई टॉपिक नजर नहीं आया। अगर होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज अपने किसी फ्रेंड से आप गिरीश आहूजा सर की बुक का, ये 1-2 पेज का मैटर है, यहीं से भी आप समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज ने भी कुछ पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिएगा। पर हमारा जो टॉपिक ये है कि सर हमने आज तक केसेस के बारे में तो पढ़ा नहीं, हमने तो टैक्स में लॉ पढ़ा और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो घबराइए नहीं, रुको रुको रुको, सुनो ना, इतना आसान तो है, प्रेशर छोड़ो। हमारे पास 5 प्रेस्क्राइब्ड केसेस हैं, मगर आहूजा जी ने 10-12 केसेस दे दिए हैं, छोटे छोटे, घबराना नहीं, पढ़े हुए हैं आपने। सबसे पहला तो है कि एग्रीकल्चरल इनकम। आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, ये डिफाइन नहीं है लॉ में। अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम का चैप्टर पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है मोर देन 5,000 है और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, आपका टैक्स निकाल देंगे। नाउ अब एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है और एसएससी कह रहा है कि जी मेरी इनकम तो एग्रीकल्चरल इनकम है, और डिपार्टमेंट इस बात को मान नहीं रहा। तो आपको पता है हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, तो पहले हाई कोर्ट में मैटर जाता है, हाई कोर्ट से आता है तो फिर वो उसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट का केस बन जाता है तो वो लैंडमार्क बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो यहां पर क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चरल इनकम डिफाइंड नहीं है, इसीलिए एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन करने के लिए केस है राजा बिनोय कुमार साहस रॉय। इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा और एक छोटा सा बेसिक बताऊंगा जिससे आपको इस केस को समझने में हेल्प मिले। एक्चुअली राजा बिनोय कुमार साहस रॉय क्या करते थे, फॉरेस्ट में से कुछ प्रोडक्ट ला करके सेल करते थे, और गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं जी आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ने इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा गगन सर देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम क्योंकि एग्जेम्प्ट होती है तो एसएससी कई बार कोशिश करेगा कि अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में ले आए। लॉ में लिखा नहीं है, तो लॉ में लिखा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गगन सर देखिए, एक होता है बेसिक ऑपरेशंस और एक होते हैं सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस। ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। लॉ कहता है जब तक बेसिक ऑपरेशन नहीं किया तब तक सब्सीक्वेंट ऑपरेशन की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। यानी बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन जब ये दोनों काम होंगे तभी आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी, अदरवाइज आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। सर हमें बात और क्लैरिटी से समझाओ ना। क्लैरिटी का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके घर के आंगन में, सुंदर से आंगन में एक आम का पेड़ अपने आप उग जाता है, आप वहां से आम तोड़ के लाते हैं और आप 1-1 लाख रुपए का एक एक आम, एक एक मैंगो 1-1 लाख रुपए का बेच देते हैं।
और इस तरीके से आप 50 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। अगर आप 50 लाख रुपए जमा कर लें और आप कहेंगे कि मेरी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, तो गवर्नमेंट कह रही है आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कैसे है बताइए। आप कह रहे हैं कि वो लोग, वो किसान जो आम उगाते हैं बाजार में बेचते हैं, उनकी इनकम भी तो एग्रीकल्चरल इनकम है। मैंने भी आम को बेचा, मेरी इनकम एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि गगन सर ये बताइए, आपके आंगन में आपने कभी आम खा करके ऐसी गुठली फेंक दी और वहां से एक पेड़ उगाया, और अब आप कह रहे हो मेरी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी? ऐसे नहीं होता। एग्रीकल्चरल इनकम के लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। वो कहते हैं हम इन सब कामों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है बेसिक ऑपरेशन। इसका मतलब जब आप जमीन को खोदते हो, उसके अंदर बीज का रोपण करते हो, सीडलिंग बनता है, उसको आप पानी देते हो, उसके आसपास जो जंगली घास होती है उसको निकालते हो, ये सब मेहनत करता है किसान, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, बहुत कुछ करता है, तब जाकर के इनकम आती है। तो ऐसे आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। क्या ये बताइए, क्या ये बीज आपने लगाया था, क्या आपने गड्ढा खोदा था, क्या आपने जंगली घास हटाई थी? नहीं नहीं सर, ये तो अपने आप पेड़ उगाया और अब मैं इसका आम बेच के कह रहा हूं एग्रीकल्चरल इनकम है। तो लॉ सिर्फ इतना सा कह रही है गगन, जब तक बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों नहीं होंगे, हम आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। दैट्स इट। नाउ the land is said to be used for agricultural purposes when the following two operations are carried out on such land। आपको ये अगर दो ऑपरेशन किए हैं और फिर जो आपको इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाई जाएगी। पहला बेसिक ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, हम ग्राउंड की कल्टीवेशन करते हैं। कैसे करते हैं? हम जमीन को खोदते हैं, हम उसमें सीड्स को या तो स्प्रिंकल करते हैं या उसके अंदर सीडलिंग को ला करके प्लांट करते हैं। इस तरह से हम लैंड पर कुछ काम करते हैं और इन सभी बेसिक ऑपरेशंस में ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जमीन में से क्रॉप जो है वो बाहर निकलती है। यानी अगर आप ये बेसिक ऑपरेशंस करते हैं तो आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। उसके बाद जब जमीन में से पौधा निकल आया तो आपको सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करने होते हैं। तो आफ्टर द क्रॉप स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड देयर आर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, जो कि क्या होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट करता है, जिसमें आता है वीडिंग, डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ, आसपास गड्ढा वड्ढा वो कर देते हैं, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ग्रोथ, जंगली घास या आसपास जो उग जाते हैं उनको हटाना, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट एटसेट्रा, और जानवरों को दूर करना, प्रूनिंग करना, कटिंग करना, ये सब काम करने होते हैं। और जब ये दोनों ऑपरेशन किए जाएंगे तभी आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। अकेले सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर देने से एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बनने वाली। यानी आपके आंगन में पेड़ उग गया, आपने फल जाके बेच दिया, बड़ा खास किस्म का प्लांट था, 1 लाख रुपए का एक आम था, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, यही आपने लिखना है कि बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल इनकम में जाकर के देख लीजिए, वो आपने पढ़ रखा है, वहां पर भी आपने पढ़ रखा है, सिर्फ लिखना है। अगर ये केस है तो आपने लिखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम, व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, सो सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड एग्रीकल्चरल इनकम इन द दिस केस। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये दोनों लिख देना और लास्ट में लिख देना कि व्हेन बोथ द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट देन द इनकम विल बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम, ओनली द सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। बात खत्म। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस और इतना सा आपने लिखना है। बाकी आपके कॉलेज से अगर इसको आपको मिला हो डिटेल तो वो आप देख लीजिएगा। सेकंड केस, कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट। आप जब रेंट फ्री अकोमोडेशन लेते हैं तो वहां होता है एक रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक होता है कंसेशनल अकोमोडेशन। तो कंसेशनल अकोमोडेशन के ऊपर ये केस है। मेरे हिसाब से ना ज़्यादा मुझे ऐसा समझ में आ रहा है और ना ही आपके काम का, इसलिए भूल जाइए। ठीक है। थर्ड केस, अरे आप अगर अपने आप पढ़ना चाहें तो 2 लाइनें पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया गया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर।
गवर्नमेंट ने कहा था कि गगन अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैं कहा मेरे पास नहीं है, कह रहे मान ले किसी के पास है और वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देता है और गवर्नमेंट को अपनी इनकम बताने आता है, तो हम उसकी बात को ऐसे यकीन नहीं करते, हम पहले निकालते हैं उसका एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, उन्होंने कहा 23(1) में लिखा है एक्सपेक्टेड रेंट होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। दिस इज स्टेप 1। और फिर होता है एक्चुअल रेंट जिसे हम बोलते हैं ARRR। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है गगन अब बताओ एक्चुअल रेंट कितना था और एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, इन दोनों का जो हायर बनेगा उसको हम GAV मान लेंगे। अब आप कहोगे नहीं सर इसमें एक स्टेप और होता था, तो वो स्टेप जो होता था वो शीला कौशिक के केस की वजह से होता था। शीला कौशिक का जो केस है, कुछ लोग इसे शीला कौशिक भी लिख देते हैं बट बुक्स इसे शीला कौशिक कहती हैं। शीला कौशिक मतलब वो जो शीला सिनेमा है पुरानी दिल्ली में, वहां का ये केस है। कई हमारी दिल्ली के अंदर कई ऐसे एरियाज हैं जिसे हम वॉलेट सिटी कहते हैं, जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है। अब रेंट कंट्रोल एक्ट जहां पर लगता है वहां पर हम अपने किराएदार से एक लिमिटेड किराया ले सकते हैं, उससे ज्यादा किराया हम उससे ले नहीं सकते, ये लॉ में लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं नहीं तुम्हारी इसकी तो बहुत वैल्यू है। तो एसएससी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा कि मेरे एरिया के ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, तो ये जो आप हायर अमाउंट निकाल रहे हो ये रेंट कंट्रोल एक्ट से ज्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं लीगली इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकती। मगर डिपार्टमेंट उसकी बात मान नहीं रहा था, मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अगर एसएससी स्टैंडर्ड रेंट उसके यहां पर अगर है एप्लीकेबल है, तो फिर उस जगह का एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता। यही बात शीला कौशिक के केस में कही गई, वेयर प्रॉपर्टीज लेट आउट, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है एनुअल वैल्यू सीधा नील हो जाती है। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, हाँ, लेकिन वो कैसी प्रॉपर्टी है जिस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है और उसका स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो रखा है, ओके, क्योंकि वो उस एरिया में पड़ती है जहां पर स्टैंडर्ड रेंट की एप्लीकेबिलिटी है। तो आपको स्टैंडर्ड रेंट को देखना होगा फॉर डिटर्मिनिंग बोनाफाइड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए उसको देखना होगा, ओके। और वहां पर यह लिखा गया कि जो 23(1) में आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हो ना, दैट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, और इसी की वजह से हम लेते हैं इसका हायर और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों का हम लेते हैं लोअर, इन दोनों का लोअर लेते हैं। क्यों लेते हैं, शीला कौशिक की वजह से। वहां कहा गया कि आपका जो ये रेंट है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। हमने डिटेल में ये बात आपको पढ़ाई हुई है, आपने रिवीजन कर रखी है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा, ये सिर्फ आपने लिख देना दिस इज द थर्ड केस एज पर द लिस्ट, और समझाया मैंने आपको सेकंड केस, ठीक है सर। अब देखिए मैं पहले आपको ये वाला केस बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपने पीजीबीपी चैप्टर को नहीं पढ़ा, हमने पढ़ाया नहीं या हमने लिमिटेड पढ़ाया। फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाई थ्योरी, सेकंड क्लास में हमने आपको पढ़ाए डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन से हैं, और थर्ड क्लास में हमने आपको बताया कि एक कॉमन सेंस फॉर्मूला लगा करके या एक कॉमन सेंस के तरीके से आप अपना पीजीबीपी की इनकम को काफी हद तक कैलकुलेट कर सकते हो बिना पीजीबीपी चैप्टर में घुसे हुए। हमने एक दो क्वेश्चन करवाए थे और हम सभी बच्चों से कहते हैं कि आप एटलीस्ट पीजीबीपी की ये 3 क्लासेस कर लेना, इसके बाद मैं एक डेप्रिसिएशन की और क्लास डालूंगा, हो सके तो वो कर लेना, इतना हमारे में काम चल जाएगा। खैर, ये पीजीबीपी इनकम चैप्टर को अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी एक छोटी सी बात समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। हम जब अकाउंट्स में P&L बनाते हैं, अकाउंट्स में हम P&L बनाते हैं तो हम यहां पर कुछ सेल को क्रेडिट करते हैं, कुछ हम रेंट रिसीव्ड क्रेडिट करते हैं, कुछ हम इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट करते हैं, कई चीज़ों को हम क्रेडिट करते हैं।
और कुछ खर्चों को हम डेबिट करते हैं और फिर हम अपना पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि वो अकाउंटिंग में जो आप बनाते हो उसमें और इनकम टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें इसके हिसाब से एक माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कैसे करते हैं वो सब मैंने क्लास नंबर 3 में बताई थी। इनकम टैक्स कहता है कि गगन सर, होता ये है कि नॉर्मली आप अकाउंट्स में यहां पे लिख देते हो रेंट रिसीव्ड, यहां लिख देते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना। तो वो कह रहे ये रेंट रिसीव्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। तो जब हम P&L का बनाते हैं तो हम ये सब हटा देते हैं। तो यहां से आएगा सेल। पीजीबीपी में इनकम टैक्स कहता है कि भैया बिजनेस इनकम स्टार्ट होती है सेल से, ठीक। तो नॉर्मली हर व्यक्ति को पता है सेल से ये इनकम यहां पर आती है। नाउ गवर्नमेंट कहती है कि देखिए आपने पहले क्या किया, बैड डेट्स का हमारे को खर्चा दिखाया, इनकम टैक्स को आपने खर्चा दिखाया बैड डेट्स। प्रीवियस ईयर चल रहा था 15-16, बैड डेट्स थे कितने, 2 लाख रुपए के। डिपार्टमेंट कहता है गगन सर हमने ये खर्चा आपको P&L में डालने के लिए अलाउ किया, ठीक है, अलाउ कर दिया। अब क्या हुआ, तो जो आपका नेट प्रॉफिट था वो उस साल 2 लाख रुपए से कम आया होगा। तो हमने अगर आपको कभी खर्चा अलाउ किया था तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं दिया, आपकी इनकम उतने से कम हो गई थी। अब क्या हुआ, करंट ईयर के अंदर इस व्यक्ति के पास कहीं से पैसे आ गए और इसने आके कहा कि सर मैंने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया था पास्ट में, मेरे मन में वो भार है, मैं उतारने आया हूं, ये 2 लाख रुपए मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। अब असेसी बहुत होशियार है, असेसी कहता है जी ये कोई सेल थोड़ी ना है, ये तो बैड डेट्स की रिकवरी है। डिपार्टमेंट कह रहा है अगर ये रिकवरी किसी ऐसे खर्चे की है जो पिछले किसी सालों में आपने P&L में डेबिट किया था, हमने आपको अलाउ किया था, तो ये टैक्सेबल होगा। यानी अगर आपको किसी ऐसे खर्चे की रिकवरी होती है जिसे पहले अलाउ किया गया था, अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, तो वो रिकवरी आपकी टैक्सेबल होगी। सर मान लेते हैं यहां पर मुझे बैड डेट्स गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किए थे, कितने के थे, 2 लाख के थे, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किए थे। इसका मतलब उस साल मेरा नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम नहीं हुआ था। इसका मतलब ये खर्चा जो डिस अलाउड हुआ था, इसका मतलब वो मेरी इनकम मान लिया गया था और मैं उसके ऊपर टैक्स दे चुका हूं। अगर ये पहले डिसअलाउड हुआ था और अब ये करंट ईयर में बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं 2 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर गगन ये टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक इनकम 2 बार टैक्स नहीं हो सकती। खर्चा अगर अलाउड हुआ है तो वो फ्यूचर में अगर रिकवर हो जाए तो टैक्स होगा, अगर खर्चा अलाउड नहीं हुआ तो इसका मतलब वो टैक्स हो चुका है। फ्यूचर में अगर उस खर्चे के पैसे वापिस आ जाएं तो वो टैक्स नहीं होते। यहां पर आप पढ़िए, आपको रिफंड हुआ किसी ऐसे अमाउंट का जो आपने कभी पहले पे किया था और जिसकी आपको डिडक्शन अलाउड हुई थी, तो ही ये 41(1) में डीम्ड इनकम मानते हुए इसे हम बोलते हैं डीम्ड इनकम। ये डीम्ड इनकम माना जाएगा और आपके इसमें टैक्स कर दिया जाएगा। एक बार पढ़ना है बात समझ में आ जाएगी। वेयर एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली इनकर्ड, आपने खर्चा किया था। बाय रीजन ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स, आपने कुछ गुड्स पर ड्यूटी वगैरह दी थी। एंड डिडक्शन और अलाउंस इज गिवन इन द असेसमेंट ऑफ अर्लियर पीरियड, और आपको उसकी डिडक्शन दी गई थी। द असेसी इज लायबल टू डिस्चार्ज दैट बेनिफिट एज एंड व्हेन ही ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ द अमाउंट सो पेड। Whether there is a possibility of refund being set on the future date is not a relevant consideration. Once assessee gets back the amount which was claimed and allowed in earlier years, अगर आपने पहले उस खर्चे को क्लेम किया था और वो खर्चा आपको अलाउ किया गया था, तो जब वो रिकवर होगा तो डीम्ड इनकम का प्रोविजन लगेगा, और डीम्ड इनकम का प्रोविजन लगेगा और वो आपकी इनकम टैक्स हो जाएगी। ठीक है, ओके।
ठीक है जी। ये केस है पॉलीफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ज्यादा इसके बारे में कभी सुना नहीं है कि ये आया हो। हाँ, शीला कौशिक, राजा बिनोय अक्सर आते रहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 4 के ऊपर। बेटे, इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर ये कहता है कि गगन सर, पी एंड एल में ओनली एंड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही डेबिट हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी पी एंड एल में डेबिट नहीं होते। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट्स, और एसेट्स जब आप यूज करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन आप पी एंड एल में डेबिट करते हो। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पी एंड एल में डेबिट नहीं होता। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अगर आपसे पूछूं व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। खैर, हमने आपको एक रीडिंग एक जनरल करवाई थी, पर अगर आपने नहीं पढ़ी तो टेंशन में मत जाना, हमने नहीं पढ़ी। तो यहां पर लॉ ये कहता है कि गगन सर, अगर कोई कंपनी शेयर को इशू करती है तो शेयर इशू करना क्या है? कैपिटल है। और वो कहते हैं गगन, शेयर को इशू करने में अगर कोई खर्चा लगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, अकाउंट जानता हूं, तो खैर मेरी इसमें नॉलेज कुछ अलग बात कहती है। पर इनकम डिपार्टमेंट कहता है गगन, ये कैपिटल से जुड़ा हुआ खर्चा एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए अगर आपने शेयर को इशू करने में कोई खर्चा किया था तो वो, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए वो डिसअलाउड होगा। यानी शेयर इशू करने का खर्चा जो होता है ना, वो डिसअलाउड हो जाता है। अब क्या हुआ, एक बार एसएससी ने बोनस शेयर इशू किया। अकाउंट्स में बोनस की परिभाषा अलग है और इनकम टैक्स में बोनस की परिभाषा अलग है। इनकम टैक्स कहता है कि बोनस शेयर तो एक ट्रांसफर एंट्री है। आपकी बैलेंस शीट में यहां पर कैपिटल होती है, यहां पर रिजर्व्स होते हैं। आपने अपने रिजर्व माइनस किए और कैपिटल को प्लस कर दी, और ये आपने एक एंट्री पास कर दी, और इस एंट्री को पास करने के लिए आपने कुछ सीए वीए को फीस दे दी। ये खर्चा हो गया। अब बोनस शेयर एक तरीके की कैपिटल है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट के नजरिए से देखें तो बोनस इशू भी एक तरीके का कैपिटल इशू करना ही है, पर इनकम टैक्स के नजरिए से देखें तो इनकम टैक्स कहता है ये तो एक मियर ट्रांसफर एंट्री है। एसएससी ने बोनस शेयर इशू करने पे कुछ खर्चा कर दिया और डिपार्टमेंट ने उसका खर्चा डिसअलाउ कर दिया। अब बहस हुई कि भाई ये खर्चा कैसे डिसअलाउड हो गया। उन्होंने कहा भाई कैपिटल इशू करोगे तो कैपिटल का खर्चा जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डिसअलाउड होगा, और बोनस शेयर एक तरीके का कैपिटल इशू करना है। एसएससी ने कहा जनाब, कैपिटल इशू होती है ना तो पैसा आता है, कैपिटल इशू करते हो पैसा आता है। भाई बोनस शेयर में कौन सा पैसा आया? कोई पैसा नहीं आया, ये तो सिर्फ एक एंट्री हुई, बिजनेस में एंट्री की। और कहता ये मैंने क्यों की? मुझे अपने बिजनेस के अंदर जो फंड्स थे ना, उनको थोड़ा शफल करना था। वो कहता ये केवल बिजनेस की सहूलियत के लिए की, फंड्स को शफल करने के लिए की, मैंने तो कोई कैपिटल इशू की नहीं, कोई नया पैसा आया ही नहीं। और कोर्ट ने उसकी बात समझ ली और कोर्ट ने कहा हाँ, कैपिटल पे इशू करने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डिसअलाउड है, लेकिन बोनस शेयर उसमें नहीं आता। बोनस शेयर को करने में अगर कोई खर्चा आया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और हम उसे पी एंड एल में अलाउ करेंगे। तो ये एक खर्चा हुआ था। इश्यू ऑफ बोनस शेयर डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फंड्स और इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोनस शेयर से आपकी कोई कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज नहीं होती। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व इज मियरली रीएलोकेशन ऑफ कंपनीज फंड्स, और टोटल फंड जो कंपनी के पास रहे वो पहले और बाद में सेम रहते हैं, इसलिए एक्सपेंडिचर जो किया गया ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज देयरफॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट इज अलाउड। लीजिए, ये 4 केस मैंने आपको बता दिए। इनमें से पहले वाले 2 केस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रेलिवेंट हैं। नीचे वाले 2 केस ज्यादा नहीं पूछे जाते, फिर भी आप इनको पढ़ लीजिएगा।
अब वो कहते हैं आहूजा जी के गगन मैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट केस की बात कर लेता हूं। हमने कहा कर लो। कह रहे गगन तुम्हें याद होगा जब भी सैलरी का हम चैप्टर पढ़ते थे तो हम बोलते थे बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट और प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन। आप एचआरए में भी ऐसा करते थे, आप कई जगह ऐसा करते थे, बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन लेते थे। आप लीव एनकैशमेंट में भी करते थे, है ना, कई जगह आपने किया, आपने प्रोविडेंट फंड में भी किया। तो वो कह रहे गगन जहां पर भी तुम ये फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन जोड़ते थे वो फास्टनर डुप्लीकेटर इस केस की वजह से आता था। वो कहते थे कि भाई ये जो फिक्स परसेंटेज होता है ना ये सैलरी का ही पार्ट है, इसलिए इसको सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो फास्टनर डुप्लीकेटर का केस आपका वो वाला केस होता है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एसेट होता है जिसकी अनलिमिटेड लाइफ है, इसीलिए वो ये कहते हैं कि भाई लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, इसके ऊपर आपको कोई डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बेटे लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता क्योंकि लैंड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड लाइफ है। तो यहां पर डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, वो डेप्रिशिएबल होता है। इनकम टैक्स में बिल्डिंग अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% डेप्रिसिएशन होता है और अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% डेप्रिसिएशन होता है। जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस आपको बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, डिडक्शन मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलती। अरविंद मिल्स मतलब हेडिंग पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलती। अब ये लिखा है अगर कोई एक्सपेंडिचर एंड्यूरिंग नेचर का ना हो, मतलब जिसकी बहुत लंबी लाइफ ना हो, तो हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और हम उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में ले सकते हैं। आप जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो आपके ऊपर कैपिटल गेन का इंप्लीकेशन आएगा क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप क्या करते हैं, अपना शेयर होल्डर होने का अधिकार छोड़ते हैं। अच्छा ये एक केस है बहुत बढ़िया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, आपको एलटीसीजी हुआ, आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो, हम आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी थी जिसके 4 ऑनर थे, तो एक ऑनर जो एक्स था उसने अपने बाकी भाइयों का शेयर परचेज कर लिया। डिपार्टमेंट कह रहा था कि भैया आपने कोई न्यू हाउस तो खरीदा नहीं, तो कोर्ट ने मोहर लगा दी कि नहीं भाई आपने बाकी भाइयों का शेयर खरीदा, इट इज एज गुड एज न्यू हाउस परचेज, तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। फिर ये बात भी आप जानते हैं अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स होगी, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों को लेट आउट किया है और वो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। जैसे कि आप ऑडिटोरियम को किराए पे देते हैं तो ऑडिटोरियम में आपने फर्नीचर भी दिया, बिल्डिंग भी दिया, एसी भी दिया, सब कुछ एक साथ दे दिया, अब वो इनसेपरेबल है, तो कैसे उसको टैक्स किया जाए, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स किया जाता है। एक सेक्शन आपने पढ़ा था सेक्शन 64 क्लबिंग ऑफ इनकम में, तो लॉ कहता है कि जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम होती है ऐसे इनकम का मतलब लॉस भी होता है। ये एक मजेदार केस है। आपको पता है कि अगर आप अपनी स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कोई इनकम होगी, तो वो इनकम जिसने ट्रांसफर किया उसकी इनकम में क्लब हो जाती है। तो हमने ये बात आपको बताई थी कि क्लबिंग के लिए ये एक लॉ था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ट्रांसफर करते हुए भी होना चाहिए और जब इनकम अर्न की जा रही है तब भी होना चाहिए। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर स्पाउस रिलेशनशिप होगा तभी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अगर बिफोर मैरिज किसी ने अपने वुड बी को, होने वाले या होने वाली को अगर कुछ ट्रांसफर किया है तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगता। ओके।
ये सारे हमारे केस हैं, मैंने गिरीश आहूजा सर की बुक से पढ़ दिए, लेकिन हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट केस हैं। राजा बिनोय कुमार साहस रॉय, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है, और यहाँ लिखा है कि अगर बेसिक ऑपरेशन होगा और फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा तभी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन करोगे तो भी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अकेले किया तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस की इनकम तभी एग्रीकल्चर है जब आपने बेसिक ऑपरेशन साथ में किए हों। दूसरी शीला कौशिक का केस है कि भैया अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये दो मेन है, बाकी मैंने एडिशनल पढ़ दिए। आपने 5 कहे थे, मैंने उससे ज्यादा पढ़ दिए। आएगा तो इतना ही लिखना, संतुष्ट रहना, मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कोई डाउट आ रहा है तो शर्माना मत, पूछ लेना। टाटा बाय बाय सी।